जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज का हम इस वीडियो में टोटल 39 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो काफ़ी अधिक होता है, यानी लगभग 30% जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों आज से क्लास से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से जो राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था वो था समाहार था। कौन था दोस्तों? समाहार था। यानी समाहर्ता जो था वो समाहर्ता था वो राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। दोस्तों वेग एवं चाल का जो भौतिक राशि है ये दोनों का राशि समान होता है, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का भी जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड ही होता है ना, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। यानी कि वेग एवं चाल जो है, वेग एवं चाल इन दोनों भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है ये समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक को परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक को परिभाषित किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 110 में जो है धन विधायक को परिभाषित किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की यानी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1873 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1873 में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है डैश। यानी कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है कि क्या चीज़ के द्वारा होती है ना। तो दोस्तों मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंठ के द्वारा होती है। यानी मानव जो भी बातें बोलता है वो अपने कंठ के द्वारा ही बोलता है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं डैश। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उपयुक्त उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं डैश। यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के इस क्रिया को हम लोग प्रकाश के विद्युत प्रभाव कहते हैं ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जी पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है डैश। स्वामी दयानंद के विचार की जो पुस्तक है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित है। उसका जो नाम है सत्यार्थ प्रकाश में उसका जो नाम प्रकाशित किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। किसमें सर्वाधिक
जनसंख्या हुई है। यानी कि मेघालय में जो है, मेघालय में अधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। मेघालय यानी मेघालय जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की अंकित की गई है, वह है डैश। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है डैश। यानी कि मधेपुरा में जो है सर्वाधिक जनसंख्या अंकित की गई है। मधेपुरा में 2001 से 2011 की अवधि में जो 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो उसमें मधेपुरा में अधिक वृद्धि अंकित की गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा, दोस्तों वास्को डी होगा यहाँ पे, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा जो है वो समुद्री मार्ग की खोज की थी, है ना। और इसी समुद्री मार्ग से वो भारत पहुंचा था, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। दोस्तों छिपकली जो होता है, छिपकली वह स्तनधारी नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों लता मंगेशकर के जो पिता का नाम था वह दीनानाथ मंगेशकर था। दीनानाथ मंगेशकर है ना, दीनानाथ मंगेशकर था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। संघ और राज्य के मध्य विषयों में के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। दोस्तों इसमें जो है संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून जो जिस सूची में आते हैं उस सूची का नाम है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ इसे नोट करते चलेंगे, है ना। एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, ये जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई बाद अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। तो आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और ज़ोर शोर से लग के अपने एग्ज़ाम अपने प्रिपरेशन को जो है इम्प्रूव कीजिए, है ना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। दोस्तों जो निगम कर होता है, निगम का कर होता है वह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, निगम कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल में के कारण जो लैक्टिक अम्ल होता है उसे एकत्रित हो जाने के कारण मांसपेशियों में जो है थकान महसूस होता है।
मांसपेशियों में थकान होती है यानी उसके बाद जो होता है थकान महसूस होने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था डैश। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था डैश। दोस्तों 3 फरवरी 1916 को 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जॉन लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी। दोस्तों वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की जो अवधारणा दिया था उनका नाम था लीनियस। उनका क्या नाम था दोस्तों, लीनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक थे। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, यानी कि रूसो जो था वह नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है डैश, यानी कि आसमान का जो नीला रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो दोस्तों प्रकाश का परिकिरणन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, यानी कि दोस्तों 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रेवोल्यूशन की स्थापना हुई। इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन की जो स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। दोस्तों रक्त का जो थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन है वह के है। विटामिन के कारण विटामिन के कारण जो होता है वो थाका शरीर में जम जाता है, यानी कि जो रक्त जो है विटामिन के कारण थाका जमने में आवश्यक विटामिन है ना, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है। दोस्तों प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक है, यानी प्लास्टिक जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है डैश। दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है डैश। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है डैश। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान में, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोष्कीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है डैश। कोष्कीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है डैश, यानी कि दोस्तों कोष्कीय सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक है वो हैं स्लाइडेन और स्वान ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स जो रोग है वो विषाणु जनित रोग है। एड्स विषाणु जनित रोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है, यानी कि लखीसराय में जो है सिंदूर की फैक्ट्री स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई। 1871 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। दोस्तों चंबल परियोजना का गांधी सागर बांध हिस्सा है। चंबल परियोजना का गांधी सागर बांध हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। दोस्तों विषाणु जो है, विषाणु वो अकोशिकीय जीव है। विषाणु जो होता है वह अकोशिकीय जीव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का जो होता है मोमबत्ती जल जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात है डैश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात जो है वो 941 है। 941 है, यानी कि अब 943 है। 943 है। 943 है। 943, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है डैश। दोस्तों इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होनी है, यह वर्णन है डैश।
दोस्तों इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 75 में है। इसका जो सामूहिक जो उत्तरदायी का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 75 में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, जो इस क्लास का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न यह कह रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। दोस्तों विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।